Biz Budget, brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। इस स्पेशल शो में आज हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र पंत जी, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की। सर बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद जी सर इकोनॉमिक सर्वे आज पेश हो गया है और कल बजट आने वाला है। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगे। ऐसे में कई सारे सवाल जो है वो जहन में है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे से बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, साथ ही साथ एआई को लेकर चर्चा है। इसी तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। सर सबसे पहला सवाल तो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए श्रेया जी, एक चीज स्टार्टिंग में मैं बोलना चाहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सरकार में सबसे वरिष्ठ जो इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनकी और उनकी टीम की एक टेक्निकल एडवाइस जो है वो सरकार के लिए होती है। इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। एक चीज ये है कि इस समय जो इकोनॉमी है उसकी क्या स्थिति है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी क्या स्थिति है, हमारे सामने इस समय क्या क्या चैलेंजेस हैं, और अगर हमें कुछ एक हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। अब अगर आप नजर डालें पिछले 40-50 सालों के इकोनॉमिक सर्वे पे या आर्थिक समीक्षा पे, तो ऐसा बहुत बारी हुआ है कि जो चीज आपको आर्थिक समीक्षा में देखने को मिली है वो आपको अगले दिन आम बजट में देखने को ना मिले। क्योंकि जिस समय ये मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम जब ये सरकार को एडवाइस देती है तो वो एक प्योर एडवाइस है फ्रॉम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड हिज टीम। अब उसमें से कितनी चीजों को सरकार आगे बजट में प्रस्तुत करती है, बजट में उसका समावेश करती है, यह भी है कि जरूरी नहीं है कि जो चीजें आज आर्थिक समीक्षा में या इकोनॉमिक सर्वे में बोली जाए अगर वो कल के बजट में ना दिखे। क्योंकि जो हम कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिफॉर्म एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसमें पूरे साल भर में आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। अब मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि 1991-92 जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म चालू किए, उसके बाद से काफी सारे इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि सरकार को लेबर रिफॉर्म करनी चाहिए। तो जो कोट एंड कोट हायर एंड फायर पॉलिसी या बहुत सारे ऐसे टफ रिफॉर्म्स की बात हुई, जो कि क्योंकि हम एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी हैं, उसमें क्या इस तरह के जो रिफॉर्म हैं वो लिए जा सकते हैं, क्या इनका असर जो है इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, उसके हिसाब से बजट में वो सब चीजें आएंगी। बहुत सारी चीजें जो है वो बजट में नहीं आती, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारा जीएसटी है, अब जीएसटी में क्या कर निर्धारण होगा, किस चीजों का पे जीएसटी बढ़ेगा या किस पे घटेगा, वो एम्पावर्ड कमेटी जो है जिसमें केंद्र सरकार और सब राज्यों के वित्त मंत्री जो हैं वो उसके सदस्य हैं, तो वो निर्णय लेते हैं। तो अगर कोई ये उम्मीद रखे कि कल के बजट में जीएसटी में टैक्सेशन रिलेटेड कुछ आएगा, वो होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब इस समय ये हो गया है कि हमारा एक मिनी बजट हर महीने होगा, क्योंकि जब जीएसटी काउंसिल बैठेगी तय करेगी किस में टैक्स बढ़ाना है, किस में घटाना है। तो ये थोड़ा सा मैं चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता था। अब रही बात कि कल के बजट, अच्छा इस इकोनॉमिक सर्वे में अगर हम देखें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने बोला है कि इकोनॉमी जो है
वो 24-25 में 6.5 से 7% के बीच में बढ़ेगी। और जो ऑड्स हैं वो इवनली बैलेंस। तो उसमें यह है कि अगर कुछ नेगेटिव चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं तो 6.5 से भी नीचे जा सकता है, और अगर कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो उससे 7 के ऊपर भी जा सकते हैं। अब इसमें क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे 6.5 से नीचे चला जाए ग्रोथ? सबसे बड़ा वो है कि हमने जैसे देखा जून के महीने में मानसून जो था वो 11% बिलो नॉर्मल था। जुलाई जी। में अभी तक जुलाई के महीने में 7% अबव नॉर्मल है। और ओवरऑल मिला के इस समय ये सिचुएशन है कि लगभग हम 1% के करीब जो नॉर्मल रेनफॉल है 1 जून से लेकर अभी तक उसके बराबर पहुंच गए। परंतु बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे मानसून रेनफॉल जो है वो नॉर्मल रेनफॉल से कम है। अब क्योंकि क्या था कि जिसमें मानसून सीजन स्टार्ट हुआ उस समय अल्नीनो जो है वो एग्जिट फेज में है, और लानीना जिसके कारण बारिश ज्यादा होती है, अल्नीनो जिसके कारण बारिश कम होती है, लानीना फेज चालू हुआ है। परंतु जो इस समय हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश या कहीं पे बहुत कम बारिश, अगर वो एक्सट्रीम इवेंट कुछ ऐसे डेवलप हो जाते हैं तो आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर आउटपुट पे असर हो सकता है अगर मॉनसून में कुछ बदलाव आया तो। उसके कारण आपके जो महंगाई दर है, हम अभी देख रहे हैं कि फूड के कारण, फूड प्रोडक्ट्स के कारण, जिसमें आपका दालें हैं, सब्जियां हैं, इन सब के कारण फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। अब हम फूड इन्फ्लेशन के लिए क्यों चिंतित हूँ? जी। अगर हम आपके और मेरे जैसे व्यक्तियों या हमारी तरह की जो बाकी व्यक्तियों ने अगर एक तरफ रखें और देखें कि इनकम जो बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है उनमें उनका सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है फूड पे होता है, और वो जो है उसके कारण एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको कंजम्पशन डिमांड हिट होता है। हम देखें अगर पिछले साल 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% था, पर जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो केवल 4% था। और कंजम्पशन जो है वो पूरी इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 56 से 58% के बीच उसका हिस्सा है। और अगर हम पीछे देखें तो जिस समय हमारी हमारी ग्रोथ और वृद्धि दर अच्छी थी उस समय देखने को मिल रहा था कि कंजम्पशन डिमांड जो है वो बहुत स्ट्रांग था, और क्योंकि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जा रहे। अब इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि देखिए जो प्राइवेट गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 सालों से स्पेशली कोविड के बाद काफी ज्यादा अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अब हुआ क्या कि 2019 में जिस समय हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया था, हमें उम्मीद ये थी, उस समय ये उम्मीद थी कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट होगा, आपका जो कॉर्पोरेट है उनके पास ज्यादा पैसा आएगा और वो इन्वेस्ट करेंगे। परंतु उस समय ये नहीं हो पाया। उसके बाद अगले साल कोविड आया, कोविड के कारण डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ, तो कॉर्पोरेट्स ने क्या किया, अपना बैलेंस शीट इंप्रूव किया। उन्होंने अपना डेट जो है, जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पे उधारी थी वो कम करी। उसके कारण बैंकों की बैलेंस शीट इंप्रूव हुई। अब इस समय इस स्थिति ये है कि चाहे हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं या हम बात करें बैंक्स की, दोनों की बैलेंस शीट काफी चुस्त दुरुस्त है इस समय। बैंक्स बैलेंस शीट पिछले 1.5 से 2 दशक के में का समय हम देखें तो उस समय इसमें सबसे अच्छी स्थिति में बैंकों की बैलेंस शीट है। कुछ सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू हुआ है, और जब तक वो सारे सेक्टर में नहीं आता तब तक हमें ये जो है आपका एक कांस्टेंट और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट रिवाइवल देखने को नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। और जब तक वो कांस्टेंट आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, तब तक ये होगा कि ग्रोथ थोड़ी फ्रेजाइल, जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी वीक सी रही। तो ये संक्षेप में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में है। जी, बहुत ही अच्छा सर, पूरा कंक्लूड कर दिया आपने इकोनॉमिक सर्वे, और क्या क्या आप चाह रहे हैं बजट में आपने वो भी थोड़ा बताया। लेकिन सर बजट को लेकर दो चीज़ें सामने आती हैं, या तो बजट पॉपुलिस्ट हो सकता है या रिफॉर्मिस्ट, यही सब एनालिस्ट्स ये मान के चल रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि
रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार, खपत बढ़ाने के लिए स्पेशली वहाँ पे सरकार थोड़ी जेब ढीली करेगी? श्रेया जी, ये जो पॉपुलिस्ट वर्ड है, इसमें थोड़ा सा मेरे को तकलीफ होती है। जी। देखिए, पॉपुलिस्ट आप, ठीक है, मैं मानता हूँ पॉपुलिस्ट होता है जब तक, देखिए, जो सब्सिडी और कंट्रोल जो है, हम्म, सरकार की तर्कश में दो बहुत बड़े अस्त्र हैं। अब आप इन्हें ब्रह्मास्त्र कीजिए, कहिए, या कुछ और शब्द दीजिए। हम्म, देखिए, जब तक कोई चीज टारगेटेड है, तब तक उस चीज का असर दिखता है। परंतु अनटारगेटेड अगर है, ठीक है, अगर हम बोल दें कि अक्रॉस द बोर्ड सबको बिजली 2 रुपए में मिली, वो पॉपुलिस्ट है। पर अगर हम ये बोलें, जो परिवार महीने में 100 यूनिट खर्च कर रहा है, हम्म, उसको हम 2 रुपया पर यूनिट बिजली देंगे। अब आप एक अनुमान लगाइए कि जो 100 रुपया पर यूनिट इस्तेमाल कर रहा होगा, वो परिवार कौन होगा? 100 रुपया पर यूनिट गर्मी के समय में, अगर हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, जी। मतलब 3.3 यूनिट पर डे, उसमें अगर वो 2 ट्यूबलाइट और 2 पंखा चला रहा है, हम्म, और साथ में एक कूलर भी है, हम्म, तो उसकी खपत जो है 100 यूनिट से ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अब इसमें क्या हुआ कि अगर आप कहते हैं 100 यूनिट वाले को हम 2 रुपए में बिजली देंगे, हम्म, तो आपने जो है उसको टारगेट कर दिया। परंतु सबसे, अब बाकी चीजों में क्या है, अगर हम टारगेट लगाएं इनकम के हिसाब से, तो थोड़ा सा परेशानी होती है, मुश्किल होता है कि किस परिवार की आमदनी 5 लाख सालाना या 8 लाख सालाना या 10 लाख सालाना से कम है। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 यूनिट खर्च करने वाला व्यक्ति वो है जो 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 असली में, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, हैंड टू माउथ, हम्म, हैंड टू माउथ वाला है। बिल्कुल। तो इसमें देखिए, अभी इस समय अगर हम देखें, हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है कि 9.7% से 7% और 8.2%, 3 साल हमारा लगातार 7% से ज्यादा वृद्धि हुई है। हम्म, कि हम कैसे इस वृद्धि दर को सस्टेन कर पाए, कैसे हमारे ग्रोथ जो है वो अच्छी रहे। क्योंकि सिंपल इकोनॉमी में ये है, जो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी बोला जाता है, उसमें होता है कि जब पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो सबको उसका फायदा मिले। असली हम्म, में वो नहीं होता, परंतु उसके कारण ये होता है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेटली ऊपर वाला को जो ज्यादा आमदनी वालों को ज्यादा मिलता है, कम आमदनी वालों को कम मिलता सर है। इसी में एक तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। सर एक डेटा पढ़ रही थी मैं, 80% भारत में लोग की सैलरी सर 20,000 ही है, 80% तक। देखिए, हम्म, अब ये तो एक सर्वे बेस्ड डेटा होगा, मैं केवल हम्म, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जी। 140 करोड़ की आबादी में हम्म, हम 80 करोड़ हम्म, व्यक्तियों को फ्री राशन दे रहे हैं। जी। तो ये 80 करोड़ व्यक्ति कौन है? जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है। जी। हम्म, अब ये 20,000 है या 30,000 है, वो कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई सर्वे बेस्ड डेटा है, तो सर्वे में बहुत सारी चीजें होती हैं कि किस तरह का सैंपल साइज हुआ, किस तरह का हुआ। आपने देखा कि अभी कैसे एग्जिट पोल सब धड़ाम हुए, क्योंकि वो भी एक सर्वे ही है। तो उसमें सर्वे डिजाइन, सैंपल डिजाइन किस तरीके से है, उस पर करता है। परंतु आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ परिवारों को फ्री गेहूं और चावल दिया जा रहा है। तो मतलब ये है कि इन व्यक्तियों की आमदनी कम है। अब वो बेंचमार्क 20,000 है या 40,000 है, मैं उस पर नहीं जाऊं। जी। तो किस तरह हम ये वृद्धि दर को बढ़ा के रख सकते हैं? दूसरा ये है कि, क्योंकि जैसे मैंने कि पहले बोला कि पिछले वर्ष हमारी कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो आपका 4% थी, कि कैसे हम इस कंजम्पशन ग्रोथ को बढ़ा। अब हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया, उसमें ये निकल के आया कि 1 परसेंटेज पॉइंट रियल वेज ग्रोथ,
तो रियल वेज ग्रोथ क्या है? जैसे मान लीजिए आपका आमदनी बढ़ी 6% और इन्फ्लेशन है 4%, तो रियल वेज ग्रोथ हो गया आपका 2%। मेरी आमदनी बढ़ी 8%, 4% इन्फ्लेशन, 4% रियल वेज ग्रोथ हो। तो 1 परसेंटेज पॉइंट अगर रियल वेज ग्रोथ बढ़ता है तो उसका असर कंजम्पशन में 112 बेसिस पॉइंट और 1.12 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ में, जो कि 0.64% जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब इसमें क्या है कि 1% जो है वो ग्रोथ रियल वेज रेट बढ़ सकता है कि अगर आपकी आमदनी जो 6% बढ़ी उसकी जगह 7% बढ़ेगी और 4% इन्फ्लेशन, तो आपका पहले 6 - 4 2, अब 7 -4 3, 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया। परंतु जैसे ही आपका वेज ग्रोथ 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ता है, आपके बिजनेस हाउस की बैलेंस शीट पे असर करता है। अगर मेरा वेज रेट 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ेगा, मेरे कंपनी की बैलेंस शीट पे असर करेगा। अगर मजदूरों का 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ेगा तो उनको, चाहे वो सरकार है या किसान है, एग्रीकल्चर वेजेस बढ़ेंगे। तो परंतु आपको रियल वेज रेट 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ सकता है अगर आपका इन्फ्लेशन 4% से 3% हो जाए। उससे क्या होगा कि ना आपके एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा, ना मेरे एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा, ना किसान जो खेतीहर मजदूरों को अपने खेतों में काम करा रहे हैं, ना उनकी बैलेंस शीट, उनके प्रॉफिट को असर पड़ेगा। तो इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा से किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रिस्क था, रिस्क है, और आने वाले समय में फ्यूचर में भी वो उतना बड़ा ही रिस्क रहेगा। अब जैसे कि हमने देखा, अगर हम 22-23 में जाएं तो लगभग 6.5% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। जी। लास्ट ईयर हमारा जो है 5.4 5.5% के आसपास था, और इस बार उम्मीद है ये 4.5 के आसपास रहेगा। तो अगर हम लोगों की वेज ग्रोथ वही रहती तो हमें इन्फ्लेशन डिक्लाइन के कारण हमें कंजम्पशन पे असर देखने को मिलेगा। अब इस समय अगर हम देखें कि जो जो इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें आ रहा है आपका दलहन और सब्जी और फलों से। बिल्कुल। अब जिस तरीके से हमने देखा इस समय जो क्रॉपिंग पैटर्न है मॉनसून के हिसाब से, जो लेटेस्ट क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि धान और दलहन में दोनों में बहुत वृद्धि देखने को मिली है। दोनों में एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत बढ़ा है। अब दलहन का जो उत्पादन है वो आएगा आपका अक्टूबर तक। उसके बाद अगर ये उत्पादन सही होता है तो उसके बाद आपको दलहन के दामों में, दालों के दामों में कमजोरी नजर आएगी, या इन्फ्लेशन जो उसका डबल डिजिट पे चल रहा है वहां से कम देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि हम जब तक ये मांग नहीं बढ़ेगी तब तक जो हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, मतलब सब क्षेत्रों में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ देख पाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो कैसे हम इसको वो करते हैं? एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के पास कि हम फिस्कल डेफिसिट को बिल्कुल सर, सवाल भी मेरा इसी पे आ रहा था कि फिस्कल बैलेंस को कैसे मेंटेन करेगी सरकार कैसे मेंटेन कर सकती है फिस्कल बैलेंस को? देखिए, उसमें ये है कि हमारा ये मानना है जी। कि हमारा अनुमान के हिसाब से अभी तक जो वर्ष 24-25 है उसमें रियल ग्रोथ रहेगा 7.1%, और जो आपका नॉमिनल ग्रोथ है वो रहेगा तकरीबन 10.5 और 11 के बीच। परंतु जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है सारे अनुमानों को सरप्राइज कर रहा है, और वो सारे अनुमान जो इतने भी लोगों ने अनुमान लगाए हैं ग्रोथ के लिए, उससे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो वो जो एक पिकअप है, वो पिकअप दूसरा, जैसा कि हमने देखा पिछले साल जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, होलसेल इन्फ्लेशन नेगेटिव था, जो अब पॉजिटिव हुआ है।
और अगर इस बजट में कुछ इस तरह की चीजें हैं जिससे आपका कंजम्पशन डिमांड बढ़ने का उम्मीद है, तो ये हो सकता है कि एक बजट जो है वो 11% के या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 11 से 11.11 के बीच का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लेकर चलेगा। जैसे ही वो आता है और हमारे टैक्स कलेक्शन जो है उसमें बॉयंसी बहुत अच्छी है, तो वो हमें ज्यादा टैक्स कलेक्शन देगा। दूसरा क्या है कि जो हमें रिकॉर्ड डिविडेंड मिला आरटीआई से 2,11,000 करोड़, उसकी दो चीजें हो सकते हैं उससे। एक तो ये है कि कुछ सरकार जो है एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए रूरल एरिया में, तो जैसे आपका मनरेगा एलोकेशन हो गया या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि ये चीजें जो हैं रिजल्ट बहुत जल्दी देती, और ये पैसा सीधे, अब मान लीजिए, तो 2,11,00,000 यहाँ पे खर्च हो सकता है, आपको ये लगता है? नहीं पूरी नहीं, देखिए पूरी तो नहीं होगा, उसमें से कुछ कुछ, ये नहीं है कि 2,11,000 आया तो 2,11,000, वो 2,11,000 टोटल जो आपका 35-36 लाख करोड़ की जो किटी है टैक्सेस की और नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसमें जाएगा। उसमें क्या है कि आप मतलब कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जैसे कुछ टैक्स कंसेशन मिल सकता है, ठीक है, मध्यम वर्ग को। अगर आपने नीचे वाले इनकम ब्रैकेट पे, सब लोएस्ट इनकम ब्रैकेट है, उस पे अगर कंसेशन देते हैं तो वो ऊपर टॉप ब्रैकेट तक भी वो परकुलेट होता है, क्योंकि लोअर अमाउंट आपका बेस बेस हो जाता है। कुछ पैसा जो ज्यादा डिविडेंड मिला है, और दूसरा क्या, बैंकों की हालत बहुत अच्छी है, तो इस साल, पिछले साल जो बैंकों ने दिया डिविडेंड, उससे कम होने की उम्मीद बहुत कम है। तो 2,11,000 के अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो और थोड़ा बढ़ सकता है, टैक्स बॉयंसी के कारण बढ़ सकता है। तो रेवेन्यू जो फल ज्यादा आएगा कंपेयर टू, अब मैं इसका कंपेरिजन कर रहा हूँ इंटरिम बजट के, जिसमें 5.1% फिस्कल डेफिसिट बोला गया, तो उसके कारण क्या होगा कि कुछ पैसा वो जो कंसेशन में चला जाएगा, टैक्स फॉरगोन, अगर आप इनकम टैक्स रिबेट देते हैं, कुछ पैसा वो इस्तेमाल कर सकते हैं आपका जो योजनाओं में, जिसमें आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या कुछ और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और उन सब में, और कुछ पैसा वो फिस्कल डेफिसिट करेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि अगले साल हमें 25-26 में से 4.5% लाना है। अब अगर इस समय अगर हालात जो बन रहे हैं, हालात ये हैं कि जो इकोनॉमी है वो एक अच्छी दिशा में देखने को जाती हुई दिख रही है, तो इस समय हम ज्यादा करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा ये अनुमान है कि कल मैडम और वित्त मंत्री जो हैं वो एक 4.9% तक का फिस्कल डेफिसिट का नंबर अनाउंस कर सकते हैं। 4.9%। हाँ, उसका उसका एक दूसरा फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो बोरोइंग अमाउंट कम होगा, और जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट बोरोवर बोला जाता है, और सारे जो बाकी कंपनियां हैं, चाहे कॉर्पोरेट हैं, बैंक्स हैं, बाकी सब लोग, उनका जो किस रेट पे बोरो करेंगे, वो जो है 10 ईयर जी सके उसके चारों तरफ घूमता है, तो उसका एक असर ये देखने को मिल सकता है। 10 ईयर जी सकता है वो जी सर, थोड़ा सा ध्यान मार्केट की तरफ भी केंद्रित करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में एफएनओ और शेयर मार्केट को लेकर चिंता जाहिर की गई है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडियन शेयर मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो क्या सरकार शेयर मार्केट पे कोई टैक्स लगा सकती है? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, मार्केट पे तो हम लोग कुछ कमेंट करते नहीं हैं जी। कि तो क्योंकि हर संस्था के साथ एक परेशानी होती है कि कुछ कुछ चीजें जो है वो उनके आउट ऑफ बाउंड होती हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जहाँ पे भी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे भी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। अगर बाजार में बहुत बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज
इस्तेमाल करें कि तेजड़िए हावी हैं, या कहें बाजार उफान पर है। अब उसमें क्या होता है कि एक जो आम व्यक्ति है जो बाजार में सीधे पैसा लगा रहा है और उसके पास उतनी नॉलेज, उतनी इंफॉर्मेशन, उतना इंसाइट नहीं है, तो चांसेस ये होते हैं कि उस व्यक्ति को, जो हम कहते हैं लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वो उसके पास कम होता है। तो ये ना हो कि 20% रिटर्न के लोभ में या चक्कर में वो पता चला उसको कोई रिटर्न ही ना मिले। तो शेयर मार्केट जो है या इक्विटी मार्केट वो एक बड़ा वॉलेटाइल होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी वॉलेटिलिटी आती है, क्योंकि देखिए क्या है, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वो रात को भी ये देख के सोए, ये चेक करेगा कि आज रात को यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, और उससे पहले मार्केट शुरू होने से पहले वो अपना कुछ एक्शन लेगा। परंतु एक आम आदमी जो है उसको तो तब नजर आएगा जब मार्केट क्रैश कर जाए। जी सर, आखिरी सवाल एक ये रहेगा मेरा कि इकोनॉमिक सर्वे में ना एआई को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। एआई पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये आने वाले वक्त में इसका अनुमान भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम से टेक ओवर करेगा। तो सर क्या नौकरी जाने का जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है? वो रहेगा कि एआई माफ़ कीजिएगा, एआई नौकरी खा जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, पता नहीं आपको वो वक्त याद होगा या नहीं होगा कि 1980s में 1984 में राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, और वो समय था जब हिंदुस्तान में कंप्यूटराइजेशन और कंप्यूटर्स की एंट्री हुई थी। बिल्कुल। और उस समय ये बोला गया था कि कंप्यूटर आने के कारण लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अब क्या होता है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे इसका फर्क पड़ेगा। ये अगर मैं बोलूं कि एआई से किसी क्षेत्र में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो गलत हो। कुछ क्षेत्रों में उसका असर पड़ेगा, परंतु बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। मान लीजिए एआई के कारण काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी चेंज आ रहे हैं, बहुत सारा हो, तो हमारे यहाँ एआई क्वालिफाइड लेबर फोर्स है। सबसे पहला असर होगा एजुकेशन सिस्टम पे कि एआई कोर्सेज और एआई पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट्स की डिमांड बढ़ेगी। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी आप करें तो वो दूसरे उसके साथ जो बाकी कोर्सेज हैं, बाकी चीजें हैं, बाकी क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों में कोई नो डाउट कि एआई के कारण बहुत असर पड़ने वाला है, परंतु रोजगार के अवसर और इकोनॉमी को बेटर करने के लिए और इकोनॉमी के लिए फेवरेबल इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स में पड़ सकता है। हाँ, वो बात अलग है, इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि इन एग्रीगेट और टोटल ये एआई जो है वो फेवरेबल होगा या एआई जो है वो अनफेवरेबल होगा। एआई के कारण जो चिंता जताई गई है वो वाजिब है, परंतु केवल ये कि एआई के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये कहना थोड़ा इस समय थोड़ा मुश्किल है। कुछ क्षेत्रों में जरूर इसका एआई का असर पड़ेगा। वही मतलब बात वही है कि अगर एआई कुछ अपॉर्चुनिटीज लेगी तो कहीं वो कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा भी करेगी लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है दर्शकों को इस पूरे कॉन्वर्सेशन से, पूरे वार्तालाप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस शो में इतना ही, देखते रहिए बिस्तक। नमस्कार। सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ, बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र। क्या होगा सस्ता, क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात, तो फटाफट जुड़िए